देवियों सज्जनों, हमारे बीच इस आयोजन का, जैसा कि आप जानते हैं कि आयोजन अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिल्ली सरकार की तरफ से है। ये राज्य स्तरीय आयोजन 125वीं जयंती बाबा साहेब की, और इस विभाग के हमारे प्रधान सचिव श्री नरेंद्र कुमार जी खुद इस बात की मिसाल हैं। उनका संबंध दलित परिवार से है, लेकिन उन्होंने 1988 में जब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपीयर हुए, आईएएस में जो उनका सिलेक्शन हुआ, वो जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग में मेरिट में दूसरा स्थान उन्होंने हासिल किया था। और इससे भी बड़ी खास बात है कि उनका विषय जो था वो अर्थशास्त्र था। आप समझते हैं कि अर्थशास्त्र कितना मुश्किल विषय हो सकता है, उसकी मार्किंग कितनी टफ हो सकती है, लेकिन बाबा साहब के जीवन से, उनके विचारों से बहुत गहरे तक प्रभावित रहे हैं और उसी लिहाज से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा, आदरणीय नरेंद्र कुमार जी से, हमारे प्रधान सचिव महोदय से, कि वो आए मंच पर। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए, उनका अभिनंदन करते हैं इस मंच पर माननीय प्रधान सचिव श्री नरेंद्र कुमार जी। मेरे साथ आप सब जोर से बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अभी थोड़े वक्त बाद पधारेंगे। चूंकि महत्वपूर्ण फंक्शन है, तो अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकाल के आएंगे, तो मैंने सोचा मैं अपने उद्गार पहले ही व्यक्त कर लूं, ताकि मुख्यमंत्री जी का वक्त, जो कीमती वक्त है, थोड़ा बच जाए। सबसे पहले आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं, माननीय मंत्री जी संदीप कुमार जी, जो हमारे इस आज के फंक्शन के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे माननीय एमएलए महोदय, आज के अंबेडकर रत्न अवार्ड से सम्मानित दोनों महान विभूतियां, प्रोफेसर थोरात और मेरे साथी डॉक्टर राजशेखर, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम एक उस महान शख्सियत, जिसके लिए जितने भी विशेषण हम इस्तेमाल करें कम है, भारतीय संविधान निर्माता, आधुनिक राष्ट्र निर्माता, मानवता के मसीहा, ज्ञान के प्रतीक, सच्चे राष्ट्रभक्त, भारत रत्न, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जन्म दिवस की वर्षगांठ पर SC/ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई एवं उन्हें मेरा शत शत नमन अर्पित करता हूं। साथियों, आपने अखबारों में देखा होगा, आज हमारे दिल्ली सरकार की एडवर्टाइजमेंट थी, जिसमें आप सबको इनवाइट किया था। उसमें एक बहुत ही गहरी लाइन थी, संविधान में बाबा साहब के सपनों का भारत बसता है। बाबा साहब ने क्या सपना देखा था जो उन्होंने संविधान में पिरोया? वो सपना था जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आज हम सामाजिक समरसता की बात सुनते हैं। बाबा साहब के इस सपने और सामाजिक समरसता की अवधारणा में कहीं कोई अंतर्विरोध या विवाद नहीं है, पर आज असली हालात क्या हैं? बाबा साहब अंबेडकर अगर आज होते तो वो अपनी व्यथा किन शब्दों में व्यक्त करते? ये व्यथा एक गजलकार इमरजेंसी के दौरान व्यक्त कर गया था। आज वीरान अपना घर देखा तो कई बार झांक कर देखा, पांव टूटे हुए नजर आए, एक ठहरा हुआ सफर देखा, होश में आ गए कई सपने, आज हमने वो खंडहर देखा, आज हमने वो खंडहर देखा। कहाँ गए वो सपने जो बाबा साहब ने संविधान में पिरोए थे? आपको पता है, बाबा साहब जब विदेश से शिक्षा ग्रहण करके लौटे थे, महाराजा बड़ौदा ने उनको नौकरी दी थी। तो उन्होंने जब एक घर के लिए कोशिश की, तो एक पारसी महिला के यहाँ पे उनको निवास के लिए किराए पे मकान मिला। लोगों का विरोध हुआ और पारसी महिला ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, खाली करवा लिया घर। क्यों? क्योंकि अछूत थे, जबकि पारसियों का तो कोई लेना देना नहीं है जाति व्यवस्था से। ये कब की बात है? 47 के दशक की। आज आ जाइए 2016 में दिल्ली में एक कन्या, देहरादून की अछूत कन्या आती है अपने सपनों को साकार करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए।
मकान लेती है मुखर्जी नगर में अपने छोटी बहन और छोटे भाई के साथ, उनको भी पढ़ाना है। होता क्या है, महिला को पता लगता मकान मालकिन को कि ये तो अछूत है, उसको कहते हैं कि घर खाली करो। वो कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, वक्त नहीं है। पुलिस वालों के साथ मिलके रातों रात 9 बजे उनसे मकान खाली करा लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया। उनके पिताजी देहरादून से आए, FIR करवाई SC/ST एक्ट में, एट्रोसिटीज़ एक्ट में। उसके बाद कोर्ट में मामला रफा दफा हो गया। उन्होंने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दी हैं कि ये केस दोबारा से सुना जाए। कहाँ बदलाव आया। एक और कहानी है, अभी इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। इंस्टीट्यूट फॉर दलित स्टडीज में एक रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने ऐसे ही एक मकान ले लिया साउथ दिल्ली के अंदर। अब उनकी रिसर्च का सब्जेक्ट ही यही था कि दिल्ली के अंदर क्या दलितों के साथ मकान के मामले में भेदभाव होता है। उनसे भी मकान खाली करा लिया गया। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। मेरा खुद का केस, बात मेरिट की जब होती है, मेरिट में जैसे बताया कि मेरी सेकंड पोजीशन थी पूरे देश में, जो कि अभी तक रिकॉर्ड है। जब मैं IAS में आया, मुझे कायदे से मेरा होम गार्डर मिलना चाहिए था। उस वक्त चिदम्बरम जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल थे। एक डिफेंस सेक्रेटरी उस वक्त जो थे SK भटनागर, जिन्होंने बोफोर्स हैंडल किया था, उनकी बेटी को दिल्ली में रखने के लिए मेरे को आसाम मेघालय में डाल दिया गया। मैं चिदम्बरम जी से मिला, नाराज हो गए, कहे कोर्ट चले जाओ। मैं गुवाहाटी में गया, मैंने कोर्ट में केस किया, मैंने खुद लड़ा। मेरे सामने 4 सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल खड़े कर दिया, मैंने कोई वकील नहीं किया, मैंने खुद लड़ा, मैं जीत गया। उसके बाद भी मुझे अरुणाचल भेज दिया गया 3 महीने की बिटिया और 1.25 साल के बच्चे के साथ। मुझे चाइना बॉर्डर के ऊपर ऐसी जगह डाल दिया गया जहाँ से कोई आने जाने का साधन नहीं था, जहाँ TV नहीं थी, बिजली नहीं थी, अखबार नहीं था, रेडियो नहीं था, दवाइयाँ नहीं थीं, बच्चों का इम्यूनाइजेशन नहीं हो सकता था, वहाँ पे डाल दिया गया। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है मेरी, मैं अभी इस बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि संविधान में बाबा साहब ने अपने सपनों का जो भारत बुना था, उसका क्या हाल हुआ है। अब ये सपना पूरा हो सकता था, उसके लिए क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी कुछ जो प्रावधान थे खास, उनके ऊपर ईमानदारी से अगर काम किया गया होता। वो मैं बताता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि भारत एकमात्र पूरे संसार में ऐसा देश है जिसके पास कुदरत ने इतनी नेमतें दी है कि ये पूरे विश्व का लीडर बन सकता है। इतनी ज़्यादा हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड, खेती की ज़मीन है जिसके ऊपर 3-3 फसलें साल में उठा सकते हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन भारत के पास है। इतनी बढ़िया हमारी समुद्री सीमा है, इतने बढ़िया पोर्ट डेवलप कर सकते हैं, इतनी बढ़िया फ्लोरा फाना है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, हमको हिमालय का प्रोटेक्शन है, हमको समुद्र का प्रोटेक्शन है, हमारे पास इतनी बढ़िया मैन पावर है, मानव संपदा है। उसके बावजूद 66 साल बाद भी संविधान लागू होने के, जो 50 में लागू हुआ था, 66 साल हो गए, आज हम कहाँ हैं? मैं बताता हूँ आपको। आर्टिकल 16 था जिसमें रिजर्वेशन की अवधारणा थी कि गरीब जो दलित बच्चे हैं, दलित लोग हैं, इनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए। क्या हुआ? रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या हुआ? जाके 70 के दशक में लागू होना शुरू हुई, 70 के दशक में, और 80 के दशक में जाके इसमें थोड़ी सी गति आई। आज तक रिजर्वेशन एक्ट नहीं बना है। जो पॉलिसी लागू हुई है वो शासकीय आदेशों के माध्यम से लागू हुई है, इसीलिए कोर्ट्स जब मर्जी उसके अंदर इंटरफेयर करके उसके साथ कुछ ना कुछ कर देते हैं। आर्टिकल 31 था। 31 आर्टिकल क्या था? भूमि सुधार लागू करो। भूमि सुधार की कॉन्सेप्ट क्या थी कि जमींदारी व्यवस्था खत्म करके जो जमीनें हैं वो गरीबों में, दलितों में बांट दी जाएं। इसके ऊपर सबसे पहला एक्ट बना 1950 में, भूमि सुधार एक्ट बिहार सरकार ने बनाया। उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद और भी स्टेट्स ने बनाए, सब चैलेंज हो गए। पहला संविधान के अंदर संशोधन लाना पड़ा इसी के लिए। आर्टिकल 38 था, उसमें बाबा साहब ने प्रोविजन किया था कि राज्य सत्ता ये सुनिश्चित करेगी कि हर व्यक्ति को पूरे देश में सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। क्या यह मिल रहा है? आर्टिकल 39 के अंदर यह कहा गया था कि पूरे हर देश के हर नागरिक को जीवन यापन का पूरा पूरा मौका मिले। क्या यह मिल रहा है?
एक आर्टिकल 39 में यह भी था कि जो भौतिक संसाधन है उनके ऊपर किसी का वर्चस्व ना हो। आज ही के एक अखबार में स्विस, जो क्रेडिट स्विस की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फाइनेंशियल संस्था, उसका एक रिपोर्ट है। उसके हिसाब से 1% लोगों के पास राष्ट्र की 53% संपदा है। 10% लोगों के पास पूरे राष्ट्र की 80% संपदा इकट्ठी हो गई है। क्या हुआ इन आर्टिकल्स का? एक आर्टिकल और था समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 84-44। इससे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 45, कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि 10 वर्ष के अंदर, यानी संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, कि पहले 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक की उम्र के हर बच्चे को शिक्षा मिले। क्या हुआ? IITs बना दी गई, IIMs बना दिए गए। प्राइमरी एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। जब कोर्ट में लोगों ने रिट पिटीशन फाइल की, ये बात सच्चाई है, ये इतिहास में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। उस वक्त सरकार ने यही कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। अरे IITs बनाने के लिए संसाधन है, IIM बनाने के लिए संसाधन है। उनमें किनके बच्चों ने शिक्षा ली और वो आज कहाँ है? वो सब के सब विदेशों में बैठे हैं, सब के सब करोड़पति अरबपति हुए हैं, देश के नागरिक तक नहीं रहे वो तो। खैर, कहने का मतलब मेरा ये है, 66 वर्षों के बाद भी ये जो मूल, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, अगर इनके ऊपर ईमानदारी से काम हो गया होता तो आज हमारा मुल्क कहाँ होता, आप सोच सकते हैं। और बाबा साहब की दूरदर्शिता देखिए। इसीलिए उन्होंने कहा था जो हमने ये पीछे लिखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान का कार्यान्वयन होगा, इसमें आवश्यक सुधार के लिए स्थान रखा गया है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि यह कोई दुर्बल रचना है। शांति के समय में हो या युद्ध के समय में हो, संदर्भ हो, समूचे देश को एक सूत्र में बांधे रखने का सामर्थ्य इस संविधान में है। और भी एक बात कहूं तो, इसके लागू होने के बाद में देश में यदि कोई समस्या पैदा हुई तो वह संविधान में कोई दोष होने के कारण नहीं, मानव की संकुचित प्रवृत्ति के कारण होगा। अब यह संकुचित प्रवृत्ति क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसके पहले आपको एक बात बता रहा हूँ, फिर से मैं आ रहा हूँ, जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, सामाजिक समरसता। ये सामाजिक समरसता क्या है? सामाजिक समरसता आर्थिक सहभागिता और समान अवसरों का ही एक दूसरा नाम है। और इसी के लिए हमारे संविधान में बाबा साहब ने रचना रची थी। पर इसके बावजूद ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके लिए जो मूल शर्तें हैं, मूल शर्तें क्या हैं? सभी के लिए समान अवसर प्रदान करिए, सभी के लिए समान आचार व्यवहार विचार व भाव हों, और कहीं भी किसी प्रकार का धर्म जाति रंग क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। और इसी के लिए हमारे संविधान में पूरा का पूरा तंत्र विकसित किया गया था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस की स्वतंत्रता का। परंतु क्यों नहीं हो पाया? ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारी जो ये राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये बहुलतावादी संस्थाएं नहीं हैं। बहुलतावादी संस्थाएं का मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग को पूरा पूरा मौका उसमें पार्टिसिपेशन का मिले। अब ये कैसे संभव है? इसके पीछे एक मूल कारण जो है वो है, आप सबको पता है, जाति व्यवस्था के बारे में कितना कम बोला जाए, इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बाबा साहब बहुत कुछ बोल गए हैं। पर इसके लिए जाति प्रथा का उन्मूलन कैसे किया जाएगा, मेन चीज़ ये है। इसके लिए आज से 18 साल पहले आर्य समाज रोड पे एक सभा हुई थी। वो सभी पार्टियों के लोग उसमें आए थे और उसका आरक्षण बचाओ के ऊपर ही थी वो। उसमें बीजेपी से संघप्रिया गौतम थे, कांग्रेस से शीला दीक्षित जी थी, बीएसपी से भी थे, कम्युनिस्ट पार्टियों से भी थे, मैं भी उसमें था। मैंने उसमें ये कहा था कि ये जो आरक्षण के बात करते हैं आप, 1990 के दशक में यदि आपको याद हो, कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था, अर्थव्यवस्था को खोला गया था। राहुल बजाज जी जैसे अरबपति व्यवसायी ने कहा था कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन से डर गए थे। अब ऐसा समाज जो हजारों साल से, जिसके पास ना जमीन है, ना पूंजी है,
ना शिक्षा है, और जो स्किल्स भी थी, जो जाति के जिसके आधार पे उनका जातियों में विभाजन हुआ, वो भी ग्लोबलाइजेशन मैकेनाइजेशन के चक्कर में नकारा हो गई, बेकार हो गई। तो ऐसे समाज को आप कैसे आगे लेके जाएंगे? इसके लिए ज़रूरी है, मैंने बताया था, आप लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा कीजिए माँ के गर्भ से, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो पूरा विकसित होता है 90% माँ के गर्भ में हो जाता है, और उसके लिए माँ को चाहिए पौष्टिक आहार, प्रोटीन। दूसरा था स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। तीसरा मैंने कहा था उच्च शिक्षा में सुधार करिए, और इसके 18 साल बाद आप 2% रिजर्वेशन को कम करते हुए अंतरजातीय शादी से जो पैदा हुई बच्चे हैं उनकी फर्स्ट जनरेशन को आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण दीजिए। जो 5000 साल से जो चला आ रहा कोड है, ये आपका 30 सालों में खत्म हो जाएगा। पर इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रतिबद्धता चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अब वो प्रतिबद्धता आएगी, क्योंकि आज तक दलितों की आवाज़ को देने के लिए कोई मीडिया सामने नहीं था, पर आज एक मीडिया आ गया है, वो है सोशल मीडिया। निर्भया कांड जब हुआ था तो पूरे देश में हलचल मच गई थी, पर उसके बाद 3 ऐसे कांड हो गए जिसमें दलित बालाओं के साथ उतनी ही विभत्सता के साथ हुआ था, कहीं कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक उदासीनता हमारे खुद के समाज में घर गई है। हम खुद जातियों उपजातियों में बट गए हैं। सबसे पहले हमको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। रोटी बेटी का रिश्ता स्टार्ट करिए अपने समाज में। पहले अपने समाज में आप यूनिटी लेके आइए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपना संबोधन खत्म करता हूँ एक और कवि के छोटी सी कविता से। नाम है पाश। इनकी कविता का शीर्षक था बीच का रास्ता नहीं होता। महात्मा बुद्ध जी ने तो कहा था मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है, पर जब ऐसी स्थिति आ जाए, विकट स्थिति, जहाँ पे जीवन मरण का सवाल हो, वहाँ पे बीच का रास्ता नहीं होता। पाश एक कवि थे, क्रांतिकारी कवि, जिनकी 23 मार्च 1988 को आतंकवादियों ने पंजाब में हत्या कर दी थी। 23 मार्च भगत सिंह को उसके 57 साल पहले शहादत हुई थी। उन्होंने क्या लिखा था? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सपनों को मरने मत दीजिए। धन्यवाद। दिल्ली सरकार के SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से और अपने व्यक्तिगत तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री संदीप कुमार जी जो हमारे विभाग के अध्यक्ष भी हैं, और साथ में आए माननीय गोपाल राय जी तथा कपिल मिश्रा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में अंबेडकर रत्न अवार्ड हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों दिया जाएगा, और उसके लिए जिन 2 विभूतियों का चयन हुआ है, प्रोफेसर थोरात जिनके बारे में सभी जानते हैं, और डॉक्टर राजशेखर वुंडरू मेरे छोटे साथी दोस्त, ये दोनों भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित इस अपार जन समूह का मैं, जो हमारे दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बाबा साहब के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता दिखाते हुए आज हमारे बीच आए हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जिस शख्सियत के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन्हें हम कितने भी प्रतीक दें, कितने भी विशेषण दें, कम है। पर सबसे बड़ा विशेषण मेरे मायने में जो है उनके लिए, वो है मानवता के मसीहा। दुर्भाग्य से हमारे ही देश में लोगों ने उन्हें दलितों का आइकन बना दिया, जबकि वो पूरी मानवता के लिए सोच रखते थे और उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। हमारी सरकार ने आज जो अखबार के अंदर
एडवर्टाइजमेंट दी थी, कल भी दी थी, आज भी दी थी, उसकी जो पहली पंक्ति थी संविधान में, बाबा साहब के सपनों का भारत बसता है। मैं इसके ऊपर पहले अपने संबोधन में बोल चुका हूं, क्योंकि मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, बहुत कीमती वक्त है। पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बाबा साहब का यह सपना उन्होंने संविधान की प्रीएम्बल में ही डाल दिया था कि जिसके माध्यम से हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित कर सकें। ये दुर्भाग्य है कि आज आज़ादी के 66 साल के बाद भी हम इन चीज़ों को एक मृग मरीचिका की भांति इनके पीछे दौड़ रहे हैं और ये हमें हासिल नहीं हो पा रही। इसके पीछे कारण क्या था वो बाबा जी ने उसी वक्त बता दिया था, उसी को हमने आज अपनी बैकड्रॉप में रखा है। ये एक लास्ट में जो लिखा है, और भी एक बात कहूँ तो इसके लागू होने के बाद देश में यदि कोई समस्या पैदा हुई तो वह संविधान में कोई दोष होने के कारण नहीं, मानव की संकुचित प्रवृत्ति के कारण होगी। और दुर्भाग्य से मानव की यह संकुचित प्रवृत्ति जो है उसको भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। मैं एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ। मेरी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। आप समाज को रक्षा या अपराध के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था की नींव पर आप कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति व्यवस्था की नींव पर आप कोई भी निर्माण करेंगे वह चटक जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।